वेलकम टू बाय फॉर यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या चीज़ है जी? स्टेनिंग सबसे पहले तो टाइप्स हैं इसकी दो। वन इज़ द डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड सेकंड वन इज़ द सिंपल स्टेनिंग। जो सिंपल स्टेनिंग है उसमें तो आप क्या करते हैं, सेल को विजुलाइज करते हैं, स्ट्रक्चर किस चीज़ की मॉर्फोलॉजी आपने देखनी हो या किसी चीज़ की अरेंजमेंट देखनी हो सेल्स की कि सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, या उसकी जो आपने मॉर्फोलॉजिकल शेप देखनी हो तो राउंड है सिर्फ उसमें या उसका रेक्टेंगुलर शेप आ जाता है या किस तरह की भी उसकी शेप आ जाती है, तो आप उसको क्या करते हैं जी, उसको आप स्टेन कर देते हैं। स्टेन से जब हम स्टेनिंग करते हैं तो हमारे पास चीज़ें अच्छी विजुलाइज हो जाती हैं। तो हम स्टेनिंग जो पर्पस है, हमने जैसे चीज़ों को सेपरेट कर लिया, एक सेल था उसको हमने फॉर एग्जांपल देखना है, सेल तो ट्रांसपेरेंट है तो सेल को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिसको स्टेन करना पड़ता है ताकि उनको विजुलाइज करें कि सेल किस तरह से, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए स्टेन यूज़ करते हैं। एक स्टेन होता है सिंपल स्टेन, जिसमें आप एक ही स्टेन यूज़ करते हैं, उसको आप सिंपल स्टेन को दूसरा क्या नाम देते हैं जी, इट इज़ आल्सो नोन एज द सिंगल स्टेनिंग। आप क्या करते हैं जी, एक स्टेन आप यूज़ करते हैं सिंगल स्टेन, और आप एक ही कलर से आप इसको क्या कर देते हैं, स्टेन कर लेते हैं। आपके पास एक टिश्यू है फॉर एग्जांपल, और टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हैं, आप उनको विजुलाइज करना चाहते हैं कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसे है, तो आपको नज़र वो नहीं आ रहे, तो आप क्या करते हैं, उनमें सिंगल स्टेनिंग कर दें, ये सारे के सारा आपको एक ही कलर का नज़र आएगा। तो आप कह देंगे कि आपने उसको स्टेन कर दिया और चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि ये इस तरह से ये सेल्स बने हुए हैं, इस तरह से इनकी अरेंजमेंट है। इसको आप क्या करते हैं जी, दैट इज़ नोन एज द सिंगल स्टेनिंग। जैसे हम अगर सिंगल स्टेन करते हैं तो हम एक ही चीज़ को फॉर एग्जांपल देखने के लिए इस सारे सेल को, अगर हम ये जो टिश्यू है इसको हम स्टेन करते हैं, और इसको हम स्टेन कर दें किसके साथ, इसको हम बोरेक्स कार्मीन के साथ इसको हम अगर स्टेन कर दें, तो जब बोरेक्स कार्मीन के साथ इसको हम स्टेन करेंगे तो बोरेक्स कार्मीन क्या करेगा जी, ये स्टेन कर देगा किसको, न्यूक्लियस को। जब ये न्यूक्लियस को स्टेन करेगा तो हमें न्यूक्लियस नज़र आएगा बीच में, और इर्द गिर्द हमारे जो कंपोनेंट है वो ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा। तो इस तरह से हमें सेल्स की अरेंजमेंट अब ऐसे नज़र आएगी। सपोज़ करें कि आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और बाकी जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं सिर्फ न्यूक्लियस को उससे स्टेन किया हुआ है और इर्द गिर्द की चीज़ें स्टेन नहीं है, तो आपको न्यूक्लियस की बेसिस पे वो उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी अरेंजमेंट नज़र आ रही है कि न्यूक्लियस उसका मौजूद कहाँ पे है। तो आपने उसको सिंगल स्टेन यूज़ किया हुआ है, तो उस न्यूक्लियस को स्टेन किया। बोरेक्स कार्मीन ने न्यूक्लियस को क्यों स्टेन किया? न्यूक्लियस को उसने इसलिए स्टेन किया कि ये जो आपका बोरेक्स कार्मीन है, इसका मतलब है ये आपका पॉजिटिव डाई था। बोरेक्स कार्मीन के अंदर आपने मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हुए हैं। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, उसके अंदर डीएनए आरएनए होने की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमने जो स्टेनिंग की टेक्निक अप्लाई करते हैं तो उसमें बेसिकली हम चार्ज यूज़ करते हैं। जो हमारा स्टेन होगा अगर तो वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव चीज़ को स्टेन करेगा, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव को स्टेन यूज़ करेगा। तो इस तरह से जो हमारा बोरेक्स कार्मीन है वो कौन सा डाई आ जाता है जी, वो उसको करेगा स्टेन, न्यूक्लियस को स्टेन कर देगा। और न्यूक्लियस को स्टेन किस तरह से कर देगा जी, ये न्यूक्लियस को रेड कलर का स्टेन कर देगा। है किस तरह का, ये खुद पॉजिटिव है और न्यूक्लियस का जो नेगेटिव चार्ज है डीएनए के ऊपर उसके साथ जाके नेगेटिव जो चीज़ें उनके साथ जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो कलर देना शुरू कर देता है। डाइज बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक जो डाई होता है आपका वो बेसिक डाई होता है, और दूसरा जो डाई होता है वो आपका कौन सा डाई होता है, दैट इज़ द एसिडिक डाई। सो बेसिक और एसिडिक डाई आ जाता है। ये जो डाई मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ये बेसिक डाई है, इट मीन्स ये बेसिक डाई है तो ये किस तरह का, ये पॉजिटिव है और एसिडिक चीज़ों के साथ जाके न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिक डाई जो हमारा है वो पॉजिटिव है और किसके साथ जाके ये अपने आप को अटैच कर रहा है, ये एसिड के साथ जाके, और एसिड कहाँ मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड्स। तो एसिडिक चीज़ों के साथ जाके अटैचमेंट की वजह से हमें उनके साथ अटैच हो जाता है और वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ सिंगल स्टेनिंग। अब हम अगर दो स्टेन एट द सेम टाइम हम यूज़ करें, हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ न्यूक्लियस ना देखें बल्कि हम साइटोप्लाज्म को भी देखें, तो हम उसके लिए फिर क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए डबल स्टेनिंग यूज़ करते हैं। डबल स्टेनिंग, या इसको आप क्या कहते हैं जी, इट इज़ नोन एज डबल स्टेनिंग और इट इज़ द डिफरेंशियल स्टेनिंग। सो डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर या डबल स्टेनिंग के अंदर आपने दो स्टेन यूज़ किए हुए हैं। तो दो स्टेन आपके कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्टेन यूज़ किया हुआ है जी जो कि न्यूक्लियस को स्टेन करता है। तो न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए आपने यूज़ किया इस तरह का स्टेन, जिसको आप क्या कहते हैं जी, हेमाटॉक्सिलिन आपने यूज़ किया, और हेमाटॉक्सिलिन स्टेन करता है न्यूक्लियस को। और इस तरह से आपने दूसरा जो स्टेन यूज़ किया हुआ है वो कौन सा स्टेन है जी, वो स्टेन आपने यूज़ किया हुआ है ईओसिन, और ईओसिन किसको स्टेन करेगा, इट विल स्टेन द साइटोप्लाज्म।
अब आप सेल को फर्दर अच्छा विजुलाइज़ कर रहे हैं। क्यों अच्छा विजुलाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा और आप डेप्थ में जाके सेल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी देखना चाह रहे हैं कि जो सेल है वो उसका न्यूक्लियस कितना है और उसके इर्द गिर्द जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने, आप उस सेल को फर्दर उसकी शेप देखना चाहते हैं। तो आपको अब सेल किस तरह का नज़र आएगा? आपको अब सेंटर में भी आपको कलर नज़र आएगा और इर्द गिर्द भी आपको कलर नज़र आएगा। ईओसिन भी आपको उसने क्या किया हुआ जी, ईओसिन ने किया हुआ है साइटोप्लाज्म को किया हुआ है। और ईओसिन किस तरह का है? इट इज़ द एसिडिक डाई। इसका मतलब उसने जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं साइटोप्लाज्म के उनको स्टेन किया हुआ है। और ख़ुद है किस तरह का? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो ईओसिन है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से उसने क्या किया? ये पॉजिटिव चीज़ों को स्टेन करेगा। हेमाटोक्सिन खुद किस तरह का है? इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। और पॉजिटिवली चार्ज है तो ये किसको? नेगेटिव मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो खुद पॉजिटिव हेमाटोक्सिन उसको। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो हमें इस तरह का नज़र आएगा। और जो इर्द गिर्द हमारा ईओसिन है वो फॉर एग्जांपल दूसरा कलर हमें नज़र आ रहा है जिसमें ईओसिन ने साइटोप्लाज्म को। अब हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं क्लियर। जो लाइंस हैं जो आपको नज़र आ रही हैं ये साइटोप्लाज्म का आपको स्टेन नज़र आ रहा है। ये आपको स्टेन एक नज़र आ रहा है जो कि साइटोप्लाज्म का आपको नज़र आ रहा है। और एक न्यूक्लियस रेड कलर का आपको स्पॉट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। तो आपने क्या स्टेन यूज़ किए? यहाँ पे आपने स्टेन 1 यूज़ किया हुआ है और यहाँ आपने स्टेन 2 यूज़ किया हुआ है, 1 एंड 2। तो दो चीज़ों को ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा? न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ द डिफरेंशियल स्टेनिंग। आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं दो चीज़ों को। यहाँ हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे, एक ही स्टेन यूज़ कर रहे थे और उस एक ही स्टेन के अंदर हम चीज़ों को एक ही तरह से विजुलाइज़ कर रहे थे। डबल स्टेनिंग के अंदर हमने क्या किया हुआ है? इसको डबल स्टेनिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने कौन से स्टेन यूज़ किए हुए हैं? 2 स्टेन यूज़ किए हुए हैं। एक न्यूक्लियस को स्टेन कर रहा है, साइटोप्लाज्म को स्टेन कर रहा है। दूसरा किसको स्टेन कर रहा है जी? वो न्यूक्लियस को स्टेन कर रहा है। एक और टेक्निक थी ये स्टेनिंग की जो कि सेल स्ट्रक्चर के अंदर थी। एक और क्या है इसमें नेक्स्ट फर्दर जो टेक्निक्स है वो हम डिस्कस करते जाएंगे। स्टेनिंग के बाद जो नेक्स्ट जो टेक्निक आती है जिसमें हम फर्दर सेल के ऊपर हम अगर देखना चाह रहे हैं, बेसिकली हम सेल चीज़ों को आइसोलेट कर रहे हैं ना अपने देखने के लिए कि जो चीज़ें हैं हम उनको किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से हम उनके इन डेप्थ जाके स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टेक्निक्स हम सेल को सेपरेट करने के लिए, उनको विजुलाइज़ करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एक और टेक्निक है जो कि हम सेल को फर्दर एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो जो टेक्निक है वो कौन सी है जी? दैट इज़ नोन एज द माइक्रो डाइसेक्शन। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है इसको देखते हुए भी कि ये जो माइक्रो डाइसेक्शन है इसमें हम चीज़ों को डाइसेक्ट करते हैं। माइक्रो हम किसे कहते हैं जी? इट इज़ नोन एज द स्मॉल। और डाइसेक्शन किसे कहते हैं? हम डाइसेक्शन के अंदर चीज़ों को क्या करते हैं जी? कट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग की डाइसेक्शन हम करते हैं उसको अंदर से देखने के लिए। तो इसलिए यहाँ माइक्रो लेवल पर डाइसेक्शन की जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं फिर? नोन एज द दिस इज़ नोन एज द माइक्रो डाइसेक्शन। इसकी दो टाइप्स हैं माइक्रो डाइसेक्शन की। दो टाइप्स मींस डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डाइसेक्शन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं जो सिंपल जो सेपरेशन के लिए जिसमें हम क्रोमोसोम को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम उसको कहते हैं जी कि इट इज़ नोन एज द क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन। सो क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन या हम क्या करते हैं जी? दूसरी इसकी जो टाइप है वो किस लेज़र यूज़ करें आप, लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन। किस चीज़ को आप डाइसेक्ट करना चाहते हैं? जस्ट क्रोमोसोम को आप लेज़र के थ्रू भी डाइसेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन में क्या किया जाता है जी कि आप जैसे एक माइक्रोस्कोप है फॉर एग्जांपल, उस माइक्रोस्कोप में आपको पता है कि उसका जो चीज़ को विजुलाइज़ करने के लिए आई पीस होता है। आई पीस से आप देखते हैं किस चीज़ को पड़े हुए उस माइक्रोस्कोप के ऊपर उसकी जो स्लाइड होती है उसके ऊपर। अब हम क्या करते हैं जी? यहाँ ये स्लाइड आ जाती है, स्टेज आ जाता है माइक्रोस्कोप का। और इस स्टेज के ऊपर हमने क्या करना है जी? कोई चीज़ है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। उसके ऊपर ये स्लाइड पड़ी हुई है और इस स्लाइड के ऊपर पड़ा हुआ है जी क्या चीज़? स्लाइड। और स्लाइड के ऊपर कुछ डीएनए पड़ा हुआ है, ये क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं इसके ऊपर। मैं इनको लार्ज भी कर देता हूँ। क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, ये क्रोमोसोम पड़े हुए हैं इस तरह से। अब अगर आप इस कंडीशन को देखें तो आप इससे विजुलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप आई पीस है और आई के थ्रू आप इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से।
यहाँ आप किसी भी रेजोल्यूशन से आप इसको विजुलाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर जो क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं आप उनको क्या करेंगे, अब चूँकि इनका स्मॉलर साइज़ होता है तो आप क्या करेंगे, आप इनको यूज़ करते हुए जो फाइन नीडल्स होंगी, ये आप नीडल यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द नीडल, और ये फॉर एग्जांपल दोनों हाथों में आपने नीडल्स पकड़ी हुई हैं और बिल्कुल बारीक नीडल्स हैं जो कि क्रोमोसोम के साइज़ की हैं। ये नीडल्स क्या करती हैं, वो नीडल्स से आप इस क्रोमोसोम को बीच में से कट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम्स 2 हैं, वैसे क्रोमोसोम डुप्लिकेटेड फॉर्म में है। इसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, और हम क्या करते हैं जी, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसको सेपरेट करें, तो हम क्या करेंगे, इस माइक्रोस्कोप को के स्टेज के ऊपर इस ग्लास जो स्लाइड उसको रखेंगे और इन नीडल्स के थ्रू क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है इसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं तो इसको हम सेपरेट करेंगे। तो नीडल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको बीच में से कट कर देंगे और ये क्रोमोसोम बीच में से अलग हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो वर्क है उसका, जिसमें क्रोमोसोम्स आपने सेपरेट करने थे, वो बीच में से क्या हो गया जी, यहाँ से दोनों अलग हो गए। ये क्रोमोसोम बीच में अलग हो गया और दूसरा क्रोमोसोम क्या हो गया जी, वो अलग। यहाँ आपने इनको सेपरेट कर लिया। तो आपने नीडल्स को यूज़ किया, माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज द माइक्रो डायसेक्शन, कि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप डायसेक्शन कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर आपने यूज़ करके उनको नीडल्स के थ्रू। कौन इस तरह से कर रहा होता है? अब साइंटिस्ट, आपको पता है, जो साइटोजेनेटिक्स पढ़ते हैं या साइटोजेनेटिस्ट होते हैं, साइटोजेनेटिस्ट्स कौन से लोग होते हैं, जो कि सेल की स्टडी करते हैं। अब रिसर्च कर रहे हैं और सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो उस दौरान वो क्या करेंगे, इस जो उनका जो सैंपल है या जिस तरह की भी वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उस दौरान वो क्या करेंगे, सेल को, जो सेल की स्टडी करेंगे। साइटोजेनेटिस्ट कौन से होते हैं? द वंस हु स्टडी द सेल्स। सेल्स को स्टडी करने वाले जो होते हैं उनको साइटोजेनेटिस्ट कहा जाता है। वो रिसर्च कर रहे हैं, तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि किस तरह से वो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था उसको उन्होंने लदा कर लिया हुआ है। इस तरह से और भी रिसर्च के दौरान वो उनका जो फंक्शन हो सकता है, किसी भी कोई एक्स्ट्रा डीएनए का मटेरियल है उसको लदा करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से वो लदा कर सकते हैं, या रिसर्च करना चाह रहे हैं कोई भी कैंसर का इफेक्ट या किस तरह से देखना चाह रहे हैं सेल्स के ऊपर, उसके लिए वो सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। इसी की एडवांस टेक्निक आ जाती है जिसको लेज़र माइक्रो डायसेक्शन कहा जाता है। अब लेज़र माइक्रो डायसेक्शन के अंदर नीडल्स नहीं यूज़ करते, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं, और लेज़र के थ्रू हम क्या करते हैं जी, इट मीन्स अब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो काम हो रहा है वो लेज़र कर रही है, बल्कि वो नीडल्स नहीं कर रही। इसमें क्या हो रहा है जी, ये एक टिश्यू है फॉर एग्जांपल, और टिश्यू में यहाँ डिफरेंट सेल्स है। अब लेज़र क्या करेगी, इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हमें कुछ मटेरियल चाहिए था, या हम इस टिश्यू के अंदर से, ये टिश्यू है फॉर एग्जांपल, और इस टिश्यू के अंदर से हम कुछ सेल्स को रखना चाह रहे हैं, या हम अनवांटेड को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लेज़र के थ्रू हम यहाँ बीच में से कट करें। जब लेज़र के थ्रू हम यहाँ बीच में से कट लगाएंगे तो क्या होगा, अब ये दो पोर्शंस बन गए हैं। ये पोर्शन एक, अगर ये हमारा अनवांटेड पोर्शन था तो हमने इस बड़े पोर्शन को बीच में से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये अनवांटेड पोर्शन हमारा रिमूव हो गया। और ये जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है ये सेल्स हमें चाहिए थे, तो ये सेल्स हमने क्या कर दिए, सेपरेट कर लिए। तो ये हमने उससे क्या कर दिया, सेपरेट। ये मेन जो हमारा टिश्यू था उससे हमने क्या कर लिया जी, इनको सेपरेट कर लिया। ये जो हमने सेपरेट किए हुए हैं ये हमारे वांटेड भी हो सकते हैं और ये हमारे अनवांटेड भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कौन सा पोर्शन चाहिए। अगर ये पोर्शन चाहिए है तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे, अगर ये पोर्शन रिमूव करना है तो उसको बीच में से रिमूव कर देंगे। ये भी काम किस लेवल पे हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। सो दैट इज़ अगेन नोन एज द माइक्रो डायसेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है, इस पे यूज़ हो रही है लेज़र यूज़ हो रही है इंस्टेड ऑफ द नीडल्स। माइक्रोस्कोप यूज़ हो रही है, ऑब्वियसली साथ में लेज़र काम वो कर रही है जो कि नीडल्स काम कर रही थी। अगेन ये जो माइक्रो डायसेक्शन है ये आप इस तरह से परफॉर्म भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सेल के लेवल पे बता दिया कि डीएनए को सेपरेट आप करना चाहते हैं, किसी सेल को टिश्यू से अलग करना चाहते हैं तो आप लेज़र को यूज़ करते हैं। और आपने ये भी माइंड में रखना है कि ये जो लेज़र यूज़ हम कर रहे हैं इट विल नॉट चेंज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल। मॉर्फोलॉजी के ऊपर सेल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो सेल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आप लेज़र यूज़ कर रहे हैं। यही माइक्रो डायसेक्शन अगर आप सर्जरी करते हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सर्जरी के दौरान आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ब्रेन ट्यूमर है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, या कोई और कैंसर कोई आ जाता है पोर्शन किस जगह से आप रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या होगा, एक स्क्रीन के ऊपर आपको ब्रेन का एक पोर्शन नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल ब्रेन का जो पोर्शन है वो आपको नज़र आ रहा है, और जहाँ से आपने ट्यूमर रिमूव किया हुआ है, ये ट्यूमर आपने रिमूव किया हुआ है। ये जो ट्यूमर की इमेज है ये आपको इनलार्ज नज़र आ रही है किसके ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर। और सर्जन जो होगा वो अगेन
उस जो बॉल होगा बीच में ट्यूमर होगा उसको सोफिस्टिकेटेड वे से इजीली यहाँ से रिमूव कर सकता है। अगर वो विजुअलाइज कर रहा है उसको स्क्रीन के ऊपर देखते हुए और आराम से उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट करके यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी माइक्रो डायसेक्शन यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। कि आपको वो विजुअल नज़र आ रहा है, ब्रेन के ऊपर एक मशीन है जो कि आपको आपकी स्क्रीन के साथ कनेक्टेड है और वो आपको बता रही है जी सामने स्क्रीन के ऊपर, जिससे फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कैंसर या इस तरह से कोई माइन्यूट लेवल पे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं छोटे लेवल पे, तो आप इस तरह से चीज़ों की सेपरेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रो डायसेक्शन एंड स्टेनिंग, जिसमें जो 2 टेक्निक्स थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अगेन अल्लाह हाफ़िज़।